Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. रुद्रपुर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार की 11 सालों की उपलब्धियों को बताया ऐतिहासिक, कहा अब शासन बना सेवा का माध्यम। चारधाम यात्रा में पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर विभाग सख्त, यमुनोत्री से जांच के लिए भेजे 30 से अधिक नमूने, स्वास्थ्य जांच के लिए विभाग लगातार कर रहा मॉनिटरिंग। कोटद्वार के श्रीरामपुर में विधानसभा अध्यक्ष खंडूड़ी ने नलकूप का किया उद्घाटन। 123 लाख से अधिक की लागत से हुआ निर्माण, आसपास के 1800 परिवारों को मिलेगा लाभ। काशीपुर बाजोपुर रोड स्थित आईजीएल फैक्ट्री के सभागार में वर्कशॉप का आयोजन। वर्कशॉप में सैकड़ों उद्यमियों के प्रतिभाग, सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर की गई विस्तार से चर्चा। और मुनि की रेती में जिंदगी और मौत के बीच अटके बुजुर्ग की बची जान। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को शाबाश से अपने खर्च से बुजुर्ग को भेजा नागपुर। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई है कैबिनेट की अहम बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बिंदुओं की दी जानकारी। कृषि और कृषि कल्याण विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी राज्य अनुदानित संस्थान उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के संशोधित विभागीय संरचना को कर लिया निर्णय। कृषि और कृषि कल्याण विभाग में 46 पद हुए सृजित। भूतत्व और खनिकर विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अतिरिक्त पद सृजित किए जाने की मिली मंजूरी। भूतत्व एवं खनिकर विभाग के ढांचे में 18 पदों को बढ़ाया। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिसीमन 2012 के तहत भट्टा फॉल से आसन बैराज तक बाढ़ को रोकने के लिए 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी। पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस भवनों को मोनेटाइज करने के लिए पीपीपी मोड में देने का कैबिनेट ने दी मंजूरी। पैरामेडिकल स्नातक के कोर्सेज के लिए उत्तराखंड पैरा चिकित्सा अधिनियम 2009 और उत्तराखंड पैरा चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में किया प्रावधान। मानकों को विनियमित प्रवेश परीक्षा पंजीकरण के मानकों में एकरूपता लाने के लिए काउंसिल बुलाए जाने पर मिली मंजूरी। आबकारी अधिनियम के तहत महिला और बाल विकास को दिए जाने वाले 1% सेस का इस्तेमाल करने के लिए नियमावली को मिली मंजूरी। इसमें उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 जिसमें फ्लड प्लेन जोनिंग जिस अधिनियम के तहत की जाती है, तो इस फ्लड प्लेन जोनिंग के लिए जो आसन नदी है, आसन नदी के प्रारंभिक बिंदु भट्टा फॉल से आसन बैराज तक कुल लगभग 53 किलोमीटर की लंबाई में जो फ्लड प्लेन जोनिंग का पूर्व में अधिसूचना हुई थी, उसमें आपत्तियां आदि मांगी गई थी, उसका अंतिम नोटिफिकेशन करने के लिए आज विभाग माननीय मंत्रिमंडल में आया था। उसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उसको फ्लड प्लेन जोनिंग को अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में देहरादून में जो फ्लड प्लेन जोनिंग की गई है रिस्पना बिंदाल आदि में, उसमें निम्नलिखित कार्य किए जा सकेंगे, ये भी आज अनुमति दी गई। एसटीपी का निर्माण कार्य इस फ्लड प्लेन जोन के अंतर्गत, एसटीपी का निर्माण कार्य, रोपवे के टावर का निर्माण कार्य, मोबाइल टावर का निर्माण कार्य, हाई टेंशन की विद्युत लाइन विद्युत ट्रांसमिशन के टावर को बनाने के लिए और एलिवेटेड कॉरिडोर जो बनना है उसकी नींव और जो उसकी उप संरचनाएं हैं उसको बनाने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। नियोजन विभाग का प्रस्ताव था जिसमें पीडब्ल्यूडी द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि उनके जो 5 निरीक्षण भवन हैं, उनका मैं नाम अलग से बता दूंगा, 5 निरीक्षण भवन हैं, उनको मोनेटाइज करने के लिए पीपीपी मोड में उनको डेवलप करने के बारे में यूआईडीबी को प्रस्ताव उनके द्वारा दिया गया था। तो इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए यूआईडीबी के माध्यम से आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। ये जो 5 निरीक्षण भवन हैं, ये हैं अभी प्रथम चरण में रानीखेत, उत्तरकाशी, दुगलबिट्टा, हर्षिल और ऋषिकेश। इनको पीपीपी मोड में एक विश्व स्तरीय गेस्ट हाउस के रूप में इसको डेवलप। उत्तराखंड राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख परिषद, इसका गठन किए जाने पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा।
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अपनी विधानसभा कोटद्वार के श्रीरामपुर गांव में उत्तराखंड जल संस्थान राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत 123 लाख रुपए से अधिक की लागत से बने नलकूप का उद्घाटन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि श्रीरामपुर में बने इस नलकूप से आसपास के गांव में रह रहे 1800 परिवारों को लाभ मिलेगा। बताया कि उनकी ओर से 2022 से अब तक लगभग 10 नलकूपों का उद्घाटन कोटद्वार क्षेत्र में किया है। कोटद्वार में पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके निस्तारण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने यह भी बताया कि सरकार की ओर से वार्ड नंबर 4 से 26 तक पेयजल योजना के अंतर्गत लगभग 373 करोड़ रुपए की लागत से कार्य चल रहा है। जल्द ही भाबर में भी इसी तरह की एक बड़ी योजना के माध्यम से पेयजल की समस्याओं से कोटद्वार को आने वाले 50 सालों तक के लिए मुक्त करने का संकल्प लिया है। पेयजल योजना के तहत हमने एक और नलकूप का यहाँ उद्घाटन किया है। 1 करोड़ 23 लाख कुछ का ये एस्टिमेट है। 1800 के करीबन यहाँ पे जो हमारे भाई बहन हैं उनको इसका फायदा होगा। तो धीरे धीरे हमारा प्रयास लगातार ये रहा है कि हम लोगों को किस तरह से पानी, बिजली, सड़क से जोड़ पाए। जो समस्याएं आम जनता को इन्हीं 3-4 चीजों से होती हैं, उनको किस तरह से हम सुधार सकें। और उसका एक बहुत ही ज्वलंत जो अभी आप देख रहे हैं जो प्रमाण है हमारे सामने, वो ये एक और नलकूप है जो करीबन 1800 लोगों को फायदा करेगा। तो ये फिर से ये नलकूप हम समर्पित करते हैं यहाँ के लोगों को। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की है पीसी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर पीसी। रुद्रपुर बीजेपी जिला कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की प्रेस वार्ता। मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर की प्रेस वार्ता। मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में बताया ऐतिहासिक यात्रा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ाए मजबूत कदम। कहना है गणेश जोशी का, ये कालखंड भारत के भविष्य की नींव रखता मजबूत। शासन अब सेवा का बना माध्यम। कृषि क्षेत्र में हुए बड़े बदलाव। सरकार ने कृषि बजट को बढ़ाने का किया काम। किसानों को मिल रहा सीधा लाभ। सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही निर्णायक मुहिम बना चुकी ऐतिहासिक। राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर नकल माफिया पर की करारी चोट। 23,000 से अधिक युवाओं को बिना सिफारिश और योग्यता के आधार पर मिली नौकरी। पहली बार राज्य के इतिहास में 2 आईएएस और 1 पीसीएस सहित 12 से अधिक अधिकारियों को किया निलंबित। अब तक 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों पर हुई सख्त कार्रवाई। देश के आम गरीब को फोकस करके बनाई है। आज 10 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि जारी की जा रही है, जो छोटे व गरीब। आज 10 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय दिए गए हैं, जो कि गरीब लोग। आज 11 करोड़ 56 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना की मार्फत से गैस कनेक्शन दिए गए हैं, ये गरीब लोग हैं। आज 2 करोड़ 68 लाख लोगों को सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, ये सब गरीब लोग हैं। आज हर घर जल, हर घर नल के माध्यम से 4 करोड़ 92 लाख लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं, ये सारे गरीब लोग हैं। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं उदाहरण आपको दिए। जितनी भी आज आयुष्मान योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक लोग इससे आच्छादित हैं, ये सारे गरीब लोग हैं। जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, गरीबों को फोकस करके बनाई हैं। और जहां तक उत्तराखंड की बात, मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, कभी आप बद्री केदार की ओर जाइए। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचेगी, तुम पहुंच जाएंगे। ये सब काम माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा गडकरी जी यहां पर आए थे और 50 से अधिक जो हमारी जो रोपवे थे जो सुरक्षित नहीं थे, उनके लिए नए रोपवे बनाने का
जुत्ते उन्होंने दिए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर ऋषिकेश में भाजपाइयों ने प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों भाजपाइयों की उपस्थिति में कैबिनेट मंत्री ने 11 साल में मोदी सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों का बखान किया। उत्तराखंड को योजनाओं के रूप में मिली तमाम सौगातों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल विकसित भारत का अमृतकाल रहा है। इस काल को लोक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 11 साल में 3 लाख करोड़ की योजना उत्तराखंड को दी है, जिसमें मुख्य रूप से ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे की योजना शामिल है। मैं उत्तराखंड में भी कर लूं। आप ये देखिए, इन 11 वर्षों में 3 लाख करोड़ उत्तराखंड राज्य को भी भारत सरकार की सौगात मिली, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे कर्नाटक तक की रेलवे लाइन हो, चाहे अनेकों रोपवे का निर्माण हो, चाहे पीएमजीएसवाई के सड़कों के माध्यम से हो। तो तमाम सेक्टरों में भारत सरकार ने दिल खोलकर, चाहे वो केदारनाथ और बद्रीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक धार्मिक स्थल बनाने की बात रही हो, भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि वास्तव में उत्तराखंड राज्य जो है ये एक ऐसा राज्य है जिसमें भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि ये एक राज्य में 4 धाम का होना ये अपने आप में इस राज्य की दैवीय उत्सुकता दिखाता है कि हम में कहीं ना कहीं दैवीय कृपा है कि एक राज्य में 4 धाम भी है, एक राज्य में कलियर भी है 4 धाम के अलावा, और एक राज्य में हेमकुंड साहिब भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये राज्य दैवीय शक्तियों का राज्य है, इसीलिए देवताओं ने इस राज्य में आकर के अपना तपस्या भी की और तपस्या करने के बाद यहाँ निवास भी किया। तो इस दैवीय राज्य में जिस तरह भारत सरकार ने एक सहृदयता दिखाते हुए, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड राज्य का होगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हासिल। देवभूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें ओटीटी, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेंगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वनाग्नि को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान। 4 वर्षों से लगातार वनाग्नि की घटनाओं में आई कमी, इस बार वनाग्नि की घटनाएं हुई कम। जिला प्रशासन, सहभागिता और नोडल ऑफिसर के प्रयासों से वनाग्नि की घटनाओं में आई कमी। 12,000 से अधिक चलाए जागरूकता अभियान।
वनाग्नि को लेकर वन विभाग लगातार चला रहा जागरूकता अभियान। जो दिखे अगर आप देखेंगे पिछले 4 वर्षों में इस सरकार बनने के बाद तीनों वर्ष 22, 23, 24, 25 में लगातार उससे पूर्व के वर्षों के मुकाबले वनाग्नि घटनाओं में लगातार कमी आई है। और इस वर्ष तो अभी पिछले वर्षों के मुकाबले बमुश्किल 15% ही वनों में क्षति की अभी अंदाजा है। तो ये कुल मिलाकर के कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो जन सहभागिता को हमने प्रायोरिटी दी, और जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद इस बार वरिष्ठ अधिकारियों को जिस तरह से हर जिले में नोडल अफसर के रूप में भेजा गया, ये इन्हीं प्रयासों का वो है कि इसमें वन विभाग पूरी अनुशासित होते हुए हमारे सारे कर्मचारी वनाग्नि की घटनाओं को रोकने में काम कर रहे हैं। वनाग्नि सीजन में ही चल रहे हैं। भोर वाली कृपा थी कि बरसात हुई और वनाग्नि की घटना अभी तक बहुत कम हुई है, लेकिन अलर्ट मोड में हम हैं और हमारे अधिकारी पूरी तरह से इसको लेकर के गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। दूर से 5000 से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। जितने हमारे वन दरोगा हैं उनका एक सेक्शन होता है, हर सेक्शन में लगातार जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश हैं और उसका पालन हो रहा है। इस साल पर्यटन सीजन में लगभग 3 लाख सैलानी मसूरी पहुंचे हैं और वर्तमान में पर्यटन सीजन चरम पर है। ऐसे में यहां पर और अधिक पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। पूर्व में कोल्हू खेत में पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को शहर और अन्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए सूचना केंद्र खोला गया था, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया है। वहीं नगर पालिका की ओर से संचालित इको टैक्स बैरियर पर पर्यटकों को शहर के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए ब्रोशर उपलब्ध कराए जाने हैं, जिसमें शहर के पर्यटक स्थलों के साथ ही महत्वपूर्ण फोन नंबरों की जानकारी होती थी। लेकिन बैरियर संचालक की ओर से न तो पर्यटकों को ब्रोशर उपलब्ध कराए जाते थे, न ही कपड़े के थैले। वहीं पर्यटन विभाग की भी मात्र खानापूर्ति करता नजर आ रहा है। हालांकि माल रोड पर पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन कार्यालय खोला गया है, लेकिन यहां पर भी पर्यटकों को शहर से संबंधित विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सहायक पर्यटन अधिकारी हीरालाल आर्य ने बताया कि मसूरी में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और पर्यटन विभाग की ओर से उन्हें कई प्रकार की जानकारियां भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि कोल्हू खेत स्थित पर्यटन सूचना केंद्र के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है और मुख्यालय से ही इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। माह मई में जो टूरिस्ट मसूरी में आए हैं उनकी संख्या है 2,06,200 जो टूरिस्ट यहाँ पे आया है। और इस जून के महीने में पर्यटकों की बहुत और अधिक संभावना यहाँ पर आने की है। और आजकल देख रहे हैं कि लगातार भीड़ काफ़ी बढ़ गई है, पर्यटकों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। और कार्यालय में जो भी पर्यटक आते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, उनको हम स्थानीय ये जो हमारा मसूरी का ब्रोशर है और अन्य उत्तराखंड सरकार द्वारा जो बनाए गए हैं उनको भी हम उनको उपलब्ध कराते हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा में पशुओं की जांच को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट। यमुनोत्री में घोड़ों और खच्चरों की बीमारी के कारण प्रशासन ने पशु चिकित्सा विभाग को 30 से अधिक नमूने जांच के लिए भेजे। चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की भूमिका महत्वपूर्ण, ये कहना है सौरभ बहुगुणा का। घोड़े खच्चरों की स्वास्थ्य जांच के लिए विभाग लगातार कर रहा मॉनिटरिंग। यात्रा के दौरान घोड़ों और खच्चरों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही। अनफिट पाए जाने पर पशुओं को रोका जा रहा है। यात्रा मार्ग पर केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए प्रतिदिन 16,000 से अधिक घोड़े खच्चरों के माध्यम से जा रहे श्रद्धालु। पशुओं की बीमारी पाए जाने पर पशुपालन विभाग हो गया था सतर्क। 20 दिनों में की थी 16,000 से अधिक घोड़ों की स्क्रीनिंग। घोड़ों में बीमारी पाए जाने पर किया था क्वारंटीन। घोड़े खच्चरों के लिए जारी की थी एसओपी जारी करने के बाद आज तक नहीं हुई घोड़े खच्चरों की मौत। लगातार हमारा विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है। चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चर जो हैं बहुत अहम भूमिका निभाते हैं श्रद्धालुओं को बाबा केदार का आशीर्वाद दिलाने के लिए। हम दिन में लगभग 16,000 यात्री को ऊपर से नीचे लाते हैं। और बीच में आप सबको मालूम है कि एक पूरे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बीमारी फैली थी इक्वाइन इन्फ्लुएंजा की,
हमने विभाग सतर्क था क्योंकि हमने यात्रा शुरू होने के 1.5 महीने पहले ही गांव में छोटे छोटे कैंप लगा के हेल्थ कैंप्स चेकअप शुरू कर दिए थे और वहीं से हमको पता चला था कि ये बीमारी फैली है। उसके बाद उत्तराखंड मेरे ख्याल से देश का पहला प्रदेश होगा जिसने 20 दिन के अंदर अंदर 16,000 से ज्यादा घोड़ों की हमने स्क्रीनिंग करी। जो अनफिट घोड़े थे, जो इन्फ्लुएंजा जिनमें पाया गया, उनको हमने क्वारंटीन किया और जो नेगेटिव थे उनको हमने यात्रा में जाने की परमिशन दी। लेकिन बीच यात्रा शुरू होने के बाद कुछ हमें खबर आई कि 2 दिन में 13 घोड़ों की डेथ हुई थी और जब हमारे सचिव और डायरेक्टर वहां पर गए, उन्होंने बैठक ली। हमें शक था कि इन्फ्लुएंजा के कारण ये डेथ हुई है, लेकिन उसमें कुछ कॉलिक से हुई थी, कुछ इन्फ्लुएंजा से हुई थी। इन्फ्लुएंजा वहां पे फैला था और उसके बाद मैं वहां पर गया था। मैंने अपने घोड़े खच्चरों के मालिकों से, अपने डंडी गंडी वालों से, अपने अधिकारियों के साथ बैठक करी। हमने कुछ एसओपीज खड़ी करी थी और उस एसओपी के बाद आज तक हमारे कोई भी वहां पे इन्फ्लुएंजा की डेथ सामने नहीं आई है। लगभग 6,000 से ज्यादा घोड़े वहां पर यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, यात्रियों को ऊपर नीचे ले जा रहे हैं और अभी तक जो एसओपीज बनाई गई हैं वो कहीं न कहीं साकार रही हैं और घोड़ों की डेथ भी कम है और इन्फ्लुएंजा भी कोई शिकायत नहीं है। पहाड़ों की रानी मसूरी के मलिंगार चौक पर दिल्ली से घूमने आए 6 पर्यटक युवकों को स्थानीय युवती से छेड़छाड़ी करते हुए पुलिस ने पकड़ा और 81 एक्ट के तहत चालान कर वाहन को सीज किया। आपको बता दें कि मसूरी लंढौर बाजार से जाते हुए एक वाहन में सवार दिल्ली निवासी 6 युवकों ने एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार और अश्लील हरकतें की, जिसका पीड़ित की ओर से विरोध किया गया और पास ही पुलिसकर्मियों को इस बारे में सूचित किया गया, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। लंढौर चौकी इंचार्ज आर.के. बमौला ने बताया कि दिल्ली से घूमने आए पर्यटकों ने एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया और गाड़ी को सीज करने की कार्रवाई की। साथ ही उन्होंने पर्यटकों से निवेदन किया कि मसूरी घूमने आए लेकिन आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखें, ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे मसूरी के पर्यटन पर उसका प्रभाव पड़े। जो है 4-5 लड़के घूमने आए थे मसूरी की रानी में, तो उनके द्वारा जो है कोई लड़की थी उसको जो है करने की कोशिश करी, लेकिन तब तक पुलिस ने उनको डांट डपट दिया और जो है यहाँ से उनको जो है धारा 81 में चालान करके उनकी गाड़ी भी चीज गाड़ी जो है उनका गाड़ी का चालान कर दिया। आगे रहने वाले हैं, ये लड़के हैं दिल्ली के। तो पर्यटकों को इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए। आए हैं अपना जो है प्यार मोहब्बत से घूमें, लेकिन जो है थोड़ा किसी के साथ जो है लड़कियों के साथ अन्य किसी के साथ जो है अगर इस प्रकार की हरकत करते हैं तो गलत है। काशीपुर बाजपुर रोड स्थित इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड यानी आईजीएल फैक्ट्री के सभागार में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप थीम में सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर इंडियन केमिकल काउंसिल और इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में इस वर्कशॉप का आयोजन हुआ है, जिसमें सैकड़ों उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर आईसीसी और सीईओ इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड के चेयरमैन रूपाकर सारस्वत ने कहा कि फैक्ट्री चलाते समय सेफ्टी का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर सेफ्टी पूर्ण तरीके से रखी जाए तो इंडस्ट्री को कभी भी नुकसान नहीं होगा। फैक्ट्री में सेफ्टी को लेकर इंतजाम करने चाहिए जिससे फैक्ट्री में कार्य करने वाले लोग सुरक्षित रहें। इस अवसर पर फैक्ट्री के समस्त स्टाफ समेत दूर दराज से आए उद्यमी भी मौजूद रहे। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि प्रोसेस सेफ्टी या सेफ्टी पे हमारा ध्यान क्यों इतना आवश्यक है। मैंने अंदर भी कहा कि शायद हमें एहसास नहीं है कि ये इतना जरूरी और इतना अति आवश्यक क्यों है। मैंने कुछ नंबर्स अंदर बताए कि एक साल में लगभग एमडीडीए का अवैध निर्माणों पर कड़ा प्रहार। एक खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्णिया के निर्देश पर अवैध निर्माणों पर और अवैध प्लॉटिंग पर हुई कार्रवाई। विकासनगर, शस्त्रधारा रोड, मालसी और मेहुवाला माफी में अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग पर हुई सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। 4 स्थानों पर सीलिंग और 1 स्थान पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। आईटी पार्क में शैलेंद्र नेगी, चेतन छाबड़ा, मालसी में आशीष गुप्ता, एटनबाग, विकासनगर में ऋषिराज शर्मा के अवैध निर्माणों को किया सील। मेहुवाला माफी में सुरेश कुमार की अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त। सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में मचा हड़कंप। वीसी बंशीधर तिवारी की अवैध निर्माणकर्ताओं को 2 टूक, अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग करने वालों की अब खैर नहीं।
अवैध निर्माण करने वाले सुधरे नहीं तो कार्रवाई के लिए रहे तैयार। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण की कड़ी नजर। निर्माण कार्यों को लेकर प्राधिकरण से मानचित्र कराएं स्वीकृत। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बुजुर्ग रात को रास्ता भटककर पहाड़ियों के बीच बुरी तरीके से फंस गया। नजदीक में एक होटल के कर्मचारी ने यह दृश्य देखा तो पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। घना अंधेरा होने के बावजूद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बुजुर्ग को सकुशल रेस्क्यू कर पहाड़ियों के बीच से बाहर निकाला। डरे सहमे बुजुर्ग की जान बची तो पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने राहत की सांस ली। बुजुर्ग ने बताया कि वो नागपुर महाराष्ट्र से घूमने के लिए अकेले आए थे। रात को रास्ता भटक गए और तपोवन के निकट गंगा के ऊपर पहाड़ियों के बीच फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद भी वो पहाड़ियों के बीच से नहीं निकल सके। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान ने बताया कि तपोवन चौकी प्रभारी प्रवीण रावत और एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर बुजुर्ग को रेस्क्यू करने का काम किया। पुलिस ने बुजुर्ग को टिकट दिलवाकर ट्रेन से नागपुर रवाना किया है। बुजुर्ग के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई। बुजुर्ग का नाम 65 वर्षीय माधव निवासी नागपुर महाराष्ट्र है। जान बचाने और मदद करने पर बुजुर्ग ने पुलिस और एसडीआरएफ की टीम का आभार व्यक्त किया है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Eleven schools